नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिखा लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं बात करूंगी अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। अगर आपने भी कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, एजुकेशनल लोन या किसी भी तरह का लोन हो, उस लोन में भी अगर आपने चेक दिया है या नहीं दिया, ईसीएस लगा है या नहीं लगा, हर कंडीशन में मैं बात करूंगी कि क्या हो सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हर कंडीशन में क्या हो सकता है, मैं अनसिक्योर्ड लोन की पूरी प्रक्रिया डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि लोन से जुड़े नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने भी अनसिक्योर्ड लोन डिफॉल्ट कर दिया है या करने की सोच रहे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो डिफॉल्ट ना करें, पर किसी कारण से आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है या होने वाली है या फिर अनसिक्योर्ड लोन लेने की सोच रहे हैं, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि विलफुल ईएमआई डिफॉल्ट ना करें जब तक कि कोई जेन्युइन रीज़न ना हो, कोई इमरजेंसी ना आ जाए, कोई सडन सिचुएशन ऐसी ना आ जाए, कोई मेडिकल खर्चा ना आ जाए या कोई भी आपकी जॉब ना चली जाए, बिजनेस में लॉस ना हो जाए। तो जब तक इस तरह की कोई जेन्युइन कंडीशन आपके सामने ना हो तब तक ईएमआई डिफॉल्ट ना करें। और अगर आप ईएमआई डिफॉल्ट कर देते हैं तो आप इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगी। जब आप इन सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा बैंक क्या कर सकता है, आपको कब डरना चाहिए, कितना डरना चाहिए, कब नहीं डरना चाहिए, किस लीगल नोटिस का रिप्लाई करना चाहिए, किस लीगल नोटिस का रिप्लाई नहीं भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब जैसे कि हम बात करेंगे, चेक दिया है या ईसीएस लगा है तो 138 एनआई एक्ट के तहत चेक बाउंस का या फिर ईसीएस बाउंस का केस हो सकता है। और अगर चेक नहीं दिया है, ईसीएस भी नहीं लगा है, तो रिकवरी सूट फाइल हो सकता है, आपके ऊपर आर्बिट्रेशन कर सकती है बैंक एनबीएफसी। तो ऐसे में आप अपना बचाव किस किस तरह से करेंगे। अब क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो उसमें ज़्यादातर ऑटो डेबिट लगा होता है, उसमें भी आर्बिट्रेशन इन्वोक करके आर्बिट्रेशन कर सकती है बैंक एनबीएफसी, रिकवरी सूट फाइल कर सकती है बैंक एनबीएफसी। ज़्यादातर कंफ्यूजन ईसीएस मैंडेट और ऑटो डेबिट में आती है। अब ईसीएस मैंडेट और ऑटो डेबिट दोनों अलग अलग चीज़ है। ईसीएस मैंडेट में आप ऑथराइजेशन देते हैं, वहीं ऑटो डेबिट में एक सर्विस होती है जिसमें आप बिल भरने के लिए, बिल का भुगतान करने के लिए या फिर आपकी ईएमआई जाने के लिए आप एक परमिशन देते हैं कि ऑटोमेटिक आपका जो पैसा है वो अकाउंट से कट जाए। वहीं ईसीएस मैंडेट में हम थर्ड पार्टी यानी कि बैंक एनबीएफसी को ऑथराइजेशन देते हैं एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स डेट पर अकाउंट से डेबिट करने के लिए। जहां ईसीएस मैंडेट लगा होता है तो बैंक एनबीएफसी ईसीएस बाउंस में केस करती है सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत, जो कि आपका कंपाउंडेबल होता है और आप इसमें सेम डे बेल भी ले सकते हैं। और अगर आप सेटलमेंट कर लेते हैं तो केस खत्म हो जाता है। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि ईसीएस लगा है तो उसे हटा देते हैं, तो ईसीएस बाउंस का जो केस है वो नहीं होगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती है। ईसीएस हटाने की अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके खिलाफ चीटिंग, फ्रॉड में भी बैंक एनबीएफसी एक्शन ले सकती है। क्योंकि अगर आप ईसीएस मैंडेट हटाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बैंक एनबीएफसी की कंसेंट या फिर उसकी परमिशन से ही होना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले ऑथराइजेशन देते हैं कि आप मेरे अकाउंट से पैसा डेबिट कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। और वहाँ पे जब आप परमिशन देने के बाद उसको हटाते हैं तो बैंक को पता नहीं होता, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप चीटिंग और फ्रॉड की सिचुएशन में आते हो और आपके ऊपर चीटिंग फ्रॉड में केस हो सकता है। आपका अकाउंट माइनस में जा रहा है तो जाने दें। अब हम बात करेंगे कि नोटिस का रिप्लाई करें, किसको अवॉइड करें, किसको अगर नहीं भी देते हैं रिप्लाई किसी नोटिस का तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब जैसे कि कोई भी अनसिक्योर्ड लोन है, सबसे पहले आप जब डिफ़ॉल्ट करते हैं और वो डिफ़ॉल्ट आपका 0 से 30 डेज तक होता है तो वो आपका एसएमए 0 में आता है। उसके बाद
30 डेज से 60 डेज के बाद जो टाइम होता है वो आपका SMA 1 में आ जाता है, और ऐसे ही 60 डेज से 90 डेज में SMA 2 में, और उसके बाद फिर 92 डेज के बाद आपका जो लोन अकाउंट है वो NPA हो जाता है। और जब अकाउंट NPA हो जाता है, SMA 0 आपने सुना होगा कि बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3। तो जैसे कि जब आपका बकेट 1 में होता है उस टाइम पे आपके पास रिकवरी कॉल्स आती हैं, आपको कॉल करके आपकी आउटस्टैंडिंग ड्यू को पे करने के लिए बोला जाता है। वहीं जब बकेट 2 में आता है तो जो रिकवरी है और फास्ट हो जाती है, आपके पास कॉल्स तो आती ही आती हैं, साथ ही साथ रिकवरी एजेंट्स भी विजिट करना शुरू कर देते हैं, और रिकवरी एजेंट की जो विजिट है वो थोड़ी एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाती है। आप वहाँ पे कई बार आपको हैरासमेंट भी फेस करनी पड़ती है। वहीं बकेट 3 में जब आपका लोन अकाउंट आता है तब आपको लोन रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस इस तरह से आपके पास आने लगते हैं, चाहे वो आउटस्टैंडिंग ड्यू को लेकर के नोटिस हो। जब आपका 92 डेज के बाद NPA हो जाता है, उसके बाद बैंक NBFC जो है आपके ऊपर लीगल एक्शन लेना शुरू कर देती है, जहाँ पे आपके पास लीगल नोटिस आते हैं जो कि आपके सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन में आते हैं, सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट में आते हैं, लीगल नोटिस क्रिमिनल एक्शन में आते हैं। अब लोन रिकॉल नोटिस हो या डिमांड नोटिस हो या आउटस्टैंडिंग ड्यू का कोई भी नोटिस हो, अगर आप इसका रिप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब अगर आप रिप्लाई करते हैं तो रिप्लाई में आपको ये बताना होगा कि जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यू है वो आप कब तक देंगे, और अगर नहीं पे कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं पे कर पा रहे हैं, और बैंक को उस टाइम आपका जो आउटस्टैंडिंग ड्यू है वो चाहिए, और अगर आप उनको वो नहीं देते हैं तो फर्दर लीगल एक्शन तो वो फिर भी लेंगे, अगर आप रिप्लाई करते हैं तो भी और अगर नहीं करते हैं तो भी। तो पैसा अगर नहीं मिला तो लीगल एक्शन फिर भी ले सकते हैं, रिप्लाई कर दिया और उनको जस्टिफाई आंसर नहीं मिला तो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रिप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब बात आती है आर्बिट्रेशन की, जहाँ पे आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, या फिर सेक्शन 25 का नोटिस आता है, या फिर आपके पास कोर्ट से कोई नोटिस आता है, प्री कॉग्निजेंस नोटिस आता है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, क्योंकि आर्बिट्रेशन में मैंने आपको बताया है कई बार, आपको आप चैनल पे जाके भी आर्बिट्रेशन के रिलेटेड जो वीडियो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्शन करने का राइट होता है, और आप उस राइट का यूज़ करके आप अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। वहीं अगर सेक्शन 25 में अगर कोई लीगल एक्शन लिया है तो सेक्शन 25 में भी आपके पर अगर कोर्ट केस हो जाता है तो आप वहाँ पे जाकर के प्री कॉग्निजेंस नोटिस में आप अपना पक्ष रखें, और आप सेम डे बेल लेकर के आप अपने केस को कंटेस्ट कर सकते हैं। और रही बात कि सेटलमेंट की, सेटलमेंट अगर आप आर्बिट्रेशन हो या फिर कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग हो, आप आउट ऑफ द कोर्ट जाकर के सेटलमेंट किसी भी स्टेज पे कर सकते हो, और अगर आपने सेटलमेंट कर लिया तो सेटलमेंट करने के बाद चाहे वो आर्बिट्रेशन हो चाहे वो कोर्ट केस हो, वो दोनों ही खत्म हो जाते हैं। तो आगे से अगर आपके पास भी इस तरह का कोई नोटिस आता है, अपने राइट्स का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोर्ट का नोटिस इग्नोर करते हैं, प्री कॉग्निजेंस नोटिस इग्नोर करते हैं, तो कोर्ट से आपका सम्मन इशू हो जाता है, और अगर आप सम्मन इशू होने के बाद भी कोर्ट नहीं जाते हैं तो ER अरेस्ट वारंट इशू हो जाता है, फिर आपको वो अरेस्ट वारंट कैंसिल कराना पड़ता है। तो इन कॉम्प्लिकेशंस में ना करके आपके पास जब भी प्री कॉग्निजेंस का नोटिस आए, आप वहाँ पे जाएं, जाकर के अपीयर हो और अपना पक्ष रख करके केस को कंटेस्ट कर सकते हैं, और सेटलमेंट करके कोर्ट के बाहर ही केस को सेटल करके ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक, नमस्कार।